सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल ये है कि निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन जो है 12 अप्रैल को होगी। इसके अलावा नाम निर्देशन की जो अंतिम तिथि वो 19 अप्रैल है, यानी कि अंतिम तारीख तक आप 19 अप्रैल तक जो है नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं जिनको चुनाव लड़ना होगा। और उस नामांकन की जो जांच होगी, समीक्षा होगी, वो 20 अप्रैल को होगी और नाम वापसी की जो तिथि है वो 22 अप्रैल दिन सोमवार को होगी। यानी कि जिले में आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। जो प्रथम 24 घंटे की कार्रवाई रहती है, जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें बिना अनुमति के जितने भी होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगे हैं वो लगातार निकालने की कार्रवाई चल रही है। मैम 25 तारीख से पहले भिलाई दुर्ग में बहुत सारे पुलिस सेलिब्रेशन है, उनको अलाउ करेंगे? देखिए, सामाजिक और धार्मिक जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल चलते रहेंगे और हमारी पुलिस और प्रशासन की इसमें पूरी तैयारी है। शादी समारोह, अन्य समारोह, डीजे के लिए अनुमति कैसे रहेगी? इसमें कोलाहल अधिनियम का जो इन्फोर्समेंट होना है वो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उसको किया जाना है। रात को 10 बजे के बाद में कोई भी लाउड स्पीकर से म्यूजिक नहीं बजेगा। सुबह 6 बजे के बाद ही वो बज पाएंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है और आपके मन में सवाल होगा आचार संहिता लगने के बाद कौन कौन से काम होंगे, वोटर कितने हैं, ये भी आपके मन में सवाल होगा कि दुर्ग लोकसभा जो सीट है इसमें कितने वोटर हैं, कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने अन्य हैं, इसके अलावा टोटल मतदान केंद्र कितने हैं। इसके अलावा आपके मन में बहुत ज़रूरी सवाल होगा जिनके घर में शादी होगा, जिनके जो आयोजन कराने वाले हैं कि भैया आचार संहिता लगा हुआ है, डीजे बजा सकते हैं कि नहीं बजा सकते हैं, और डीजे बजा सकते हैं तो कितने टाइम तक के लिए बजा सकते हैं, ये भी सवाल होगा। ये भी एक सवाल होगा कि भैया शादी होने वाली है तो बारात जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कितने बाराती जा सकते हैं, बारात तो जाएंगे लेकिन कितने बाराती संख्या हो सकती है, ये भी आपके मन में सवाल होगा। तो सारे सवालों के जवाब आज कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है दुर्ग की, उन्होंने एक एक सवाल का सारा जवाब उन्होंने दिया है कि आपके, ताकि आपको आचार संहिता में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा आपका जो अपडेट है वो भी रहे। मेरे हाथ में कागज़ है जिसमें बहुत सारे पेज हैं। इस पेज में बहुत सारी जानकारी है जो आपको मैं साझा करने वाला हूं, तो आप आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा, आखिरी तक ये वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको अपडेट मिल जाए, आपको पूरी जानकारी मिल जाए दुर्ग लोकसभा सीट की। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल ये है कि निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशन जो है 12 अप्रैल को होगी। इसके अलावा नाम निर्देशन की जो अंतिम तिथि वो 19 अप्रैल है, यानी कि अंतिम तारीख तक आप 19 अप्रैल तक जो है नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं जिनको चुनाव लड़ना होगा। और उस नामांकन की जो जाँच होगी, समीक्षा होगी, वो 20 अप्रैल को होगी और नाम वापसी की जो तिथि है वो 22 अप्रैल दिन सोमवार को होगी। यानी कि 22 अप्रैल को दुर्ग लोकसभा सीट में कितने प्रत्याशी होंगे ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मतदान की तिथि आपको पता है कि 7 मई को मंगलवार का दिन है और उस दिन जो है मतदान की जाएगी और 4 जून मंगलवार है, उस दिन जो है मतगणना की जाएगी, ये आपको पता है। आपके मन में सवाल होगा कि टोटल जो है दुर्ग लोकसभा में टोटल कितने वोटर हैं, तो आपको बताता हूँ कि 20,81,191 वोटर है जो इस बार दुर्ग लोकसभा में वोट डालेंगे। इनमें टोटल महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये बड़ी बात है, महिलाओं के लिए गौरव की बात है कि दुर्ग लोकसभा में महिला वोटर जो है पुरुषों की अपेक्षा में ज़्यादा है। तो 10,43,372 जो है टोटल महिला मतदाता है दुर्ग लोकसभा में। इसके अलावा पुरुष मतदाता की जो संख्या है वो 10,37,765 है जो महिलाओं से कम है। इसके अलावा अन्य जो वोटर है वो 54 है। और इसके अलावा सहायक मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो टोटल 9 विधानसभा इस दुर्ग लोकसभा में आते हैं। दुर्ग लोकसभा सीट में टोटल मतदान केंद्रों की जो संख्या है जहां पे वोट डाले जाएंगे उनकी संख्या 2223 है, यानी कि 2223 मतदान केंद्र है दुर्ग लोकसभा में जहां पे वोट डाले जाएंगे। अब बात करते हैं विधानसभावार, जहाँ पे वोटर भी आपको बता दूंगा मैं, इसके अलावा वहाँ पे कितने मतदान केंद्र ये भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पाटन विधानसभा, उनका क्रमांक है 62 और मतदान केंद्रों की जो संख्या है पाटन विधानसभा में 246 है। इसके अलावा टोटल वोटर की बात करें तो 2,15,596 वोटर पाटन विधानसभा क्षेत्र में है। इसके अलावा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में 227 मतदान केंद्र हैं और यहाँ पे वोटर की अगर बात करें तो 2,17,614 वोटर हैं जो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के वोट डालेंगे लोकसभा चुनाव में। दुर्ग शहर विधानसभा की बात करें तो दुर्ग शहर विधानसभा में 215 मतदान केंद्र है और 215 मतदान केंद्रों में टोटल जो है 2,29,394 वोटर वोट डालेंगे। भिलाई नगर विधानसभा में 167 मतदान केंद्र है और 167 मतदान केंद्रों में 1,62,915 वोटर वोट डालेंगे। अब आते हैं वैशाली नगर विधानसभा, 242 मतदान केंद्र है और 242 मतदान केंद्रों में टोटल जो है 2,49,416 जो है वोटर वोट डालेंगे। अहिवारा विधानसभा में 259 मतदान केंद्र है और 259 मतदान केंद्रों में 2,34,068 वोटर जो है वोट डालेंगे।
साजा विधानसभा आते हैं। साजा विधानसभा टोटल जो है 302 मतदान केंद्र है और यहाँ पे 2,52,665 टोटल जो है वोटर है जो वोट डालेंगे। अब अगला नंबर है बेमेतरा विधानसभा का। बेमेतरा विधानसभा में 267 मतदान केंद्र है और 2,49,232 टोटल वोटर है। और सबसे आखिरी विधानसभा आता है नवागढ़ विधानसभा। नवागढ़ विधानसभा में 298 मतदान केंद्र है और 298 मतदान केंद्रों में 2,70,291 वोटर वोट डालेंगे। ये हो गई मतदान केंद्रों की बात है और मतदान वोटर की संख्या कितनी है तो वो विधानसभा और मैंने आपको बता दिए है। ये ज़रूरी जानकारी थी जो आपको जानना ज़रूरी था। और कुल सेक्टर वेक्टर तो सब ठीक है, वो सब बता देंगे कलेक्टर मैडम से, आप सुन ही लेंगे। लेकिन मतदाता सामग्री का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ से होगा, ये आपको बता देता हूँ कौन सी विधानसभा का मतदाता सामग्री वितरण कहाँ कहाँ होगा। तो शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदाता सामग्री का वितरण होगा। यहाँ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा और अहिवारा विधानसभा के जो अधिकारी कर्मचारी रहेंगे जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो यहाँ से प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मानस भवन दुर्ग में जो है, पाटन, दुर्ग शहर, साजा और बेमेतरा वाले जो हैं बेमेतरा विधानसभा के जो कर्मचारी होंगे वो मानस भवन से अपना मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे। इसके अलावा साइंस कॉलेज दुर्ग में जो है भिलाई नगर और वैशाली नगर के जो अधिकारी कर्मचारी होंगे वो वहाँ से अपना मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे। इसके अलावा शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी में जो है मतदान की जो सामग्री स्थल वापसी की जाएगी और वहाँ पे जो है मतगणना होगी। इसके अलावा आचार संहिता के दौरान अगर कोई उल्लंघन करते कोई पाया जाता है तो आप उसकी शिकायत जो है 078822100180 में आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई शिकायत, कोई सुझाव तो भी इस नंबर पर आप दे सकते हैं। मैं दोबारा नंबर आपको रिपीट कर देता हूँ, 078822100180 ये नंबर आप सेव कर लीजिए। और ताकि आप जो है किसी प्रकार का कोई आदर्श आचार संहिता उल्लंघन आप देखते हैं तो आप इस नंबर पे कंप्लेन करें। इसके अलावा जब हमने सवाल किया, भिलाई टाइम्स ने सवाल किया कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से, हमने पूछा कि डीजे कब तक अलाउ रहेगा, किस टाइम तक अलाउ रहेगा, तो उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का नियम है, जो आदर्श आचार संहिता में जो लागू है रात 10 बजे तक, और जो एक नियम है, पैरामीटर है, उतने बजे तक ही आप जो है डीजे बजा सकते हैं। इसके अलावा शादी समारोह में डीजे अलाउ है कि नहीं, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि शादी समारोह में डीजे अलाउ हो सकते हैं लेकिन रात 10 बजे तक, उसके बाद जो है अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा एक और हमने सवाल किया कि दुर्ग भिलाई में होली सेलिब्रेशन आयोजन होना है, 22-23 मार्च को लगातार आयोजन होना है, तो इस बीच ये आयोजन हो सकते हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल था क्योंकि आयोजक जो है उनके मन में सवाल था कि आयोजन होगा कि नहीं। तो कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से हमने बातचीत की, उनसे पूछा, तो आप आगे जवाब सुनिएगा कि ऋचा प्रकाश चौधरी ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है और टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहा है, वो भी आप ब्रीफिंग सुनिए आगे वीडियो में। ऋचा प्रकाश चौधरी को आप आगे सुनिए। दुर्ग में तीसरे चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 12 तारीख को हमारा नोटिफिकेशन का पब्लिकेशन होगा और 7 तारीख को चुनाव होगा, 7 मई को चुनाव होगा, 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन का प्रकाशन होगा और 4 जून को सभी की एक साथ हमारी इसमें गणना होनी है। जिले में आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। जो प्रथम 24 घंटे की कार्रवाई रहती है, जितने भी हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें बिना अनुमति के जितने भी होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगे हैं वो लगातार निकालने की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही हमारी जितनी टीम्स होती हैं, सी विजिल के लिए FST की टीम होती है, वो सभी सक्रिय कर दिए गए हैं। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया है। नोडल अधिकारी जो MCC को देखते हैं या ट्रेनिंग वगैरह को देखते हैं, वो सभी के सभी अपना काम इसमें कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि दुर्ग में सभी कैंडिडेट्स को प्रशासन एक लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल करवाएगा और फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम कंडक्ट कर रहे हैं। महिला और पुरुषों का रेशियो क्या रहेगा मैडम? जिले में कुल 2200 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2223 बूथ हमारे इसमें हैं और 36 हमारे ऑक्सिलरी बूथ इसमें रहेंगे, जिसमें बेमेतरा के 3 विधानसभा क्षेत्र और दुर्ग के 6 विधानसभा क्षेत्र, कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हमारे शामिल हैं। कुल वोटर्स हमारे 20,81,000 के करीब कुल वोटर्स हैं, जिसमें महिलाएं 10,43,000 के करीब और पुरुष 10,37,000 के करीब हैं। महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। जेंडर रेशियो जिले निर्वाचन क्षेत्र का हमारा 1005 है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस संख्या में हमारे वोटर्स महिलाएं हैं, उसी संख्या में वो मतदान केंद्र तक पहुंच करके अपने वोट का इस्तेमाल भी पूरा करें। संवेदनशील एरिया की अगर बात करें तो मैडम कितने ऐसे क्षेत्र होंगे जो दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में आते होंगे, उनकी क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार जो क्रिटिकल मतदान केंद्र रहते हैं, जिसका बहुत ही ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जिसमें रहते हैं, वो टोटल पूरे निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 17 हैं, जिसमें 3 पाटन विधानसभा में, 1 अहिवारा, 11 साजा और 2 नवागढ़
प्रतापगढ़ है। इसमें इलेक्शन कमीशन के निर्देश के अनुसार जो विशेष व्यवस्थाएं की जानी है, वेबकास्टिंग की सुविधा सब में रहेगी, माइक्रो ऑब्जर्वर एक अलग से रहेंगे और जो केंद्रीय पुलिस बल के लोग हैं वो इसमें डिप्यूट रहेंगे, सो दैट इलेक्शन की प्रक्रिया में कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे निर्वाचन संपन्न हो। मैडम सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या व्यवस्था रहेंगी और गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं उनके लिए? मतदान केंद्र पे जो प्रारंभिक रूप से हम व्यवस्था करके रखेंगे, सभी मतदान केंद्र पे बिजली, पानी, रैंप, व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगा। एक वोटर असिस्टेंस बूथ है जो सब मतदान केंद्रों पे उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही वॉलंटियर रहेंगे, तो जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, गर्भवती माताएं हैं या किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो अपना मतदान का कर्तव्य निभाने के लिए अगर मतदान केंद्र तक पहुँचे हैं तो फर्स्ट एड की व्यवस्था, छाया पानी की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। इसके साथ ही जो दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके लिए एट होम वोटिंग का ऑप्शन भी है, लेकिन अगर वो मतदान केंद्र पे आकर के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग अगर करना चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी से लाइन से बाहर लेकर के मतदान भी कराए जाने की सुविधा है। एक जो विशेष व्यवस्था इस बार की गई है कि 85 से ऊपर के जितने भी हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उनको एट होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो नोटिफिकेशन के साथ ही हम उनसे उनके आवेदन लेंगे, 12D का जो फॉर्म रहता है जिसमें वो एट होम सुविधा हमसे ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारी टीम जिसमें एक माइक्रो ऑब्जर्वर कंपल्सरी रहेगा, वो घर पे जाकर के उनकी वोटिंग कराएंगे और मतदान दलों को भी इसकी पूरी सूचना आप सबके साथ में शेयर की जाएगी। मैडम पिंक बूथ की व्यवस्था क्या रहेगी? ऐसे कितने बूथ बनाए जाएंगे इस बार? जो स्पेशल कैटेगरी के वोटर्स हैं जिन पे इलेक्शन कमीशन का हमेशा विशेष ध्यान रहा है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, चाहे दिव्यांग हैं, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए उनको मतदान केंद्र पे आके प्रमोट करने के लिए बहुत सारे विशेष टाइप के बूथ हम बनाएंगे इस बार भी, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र में पिंक बूथ रहेंगे जो कम्प्लीटली महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे। हमारे मतदान कर्मी सभी महिलाएं रहेंगी। इसके साथ ही जो पिछले विधानसभा में युवा बूथ किए गए थे जिसमें हमारे यंग जो पोलिंग पार्टी के सदस्य रहेंगे वो हमारे युवा जो कर्मचारी हैं वो इसमें रहेंगे। PWD जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं वो PWD सेंटर्ड जो हमारा बूथ रहेगा उस पर व्यवस्था रहेगी। तो हम हमारा पूरा प्रयास है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उनका प्रतिनिधित्व उनको दिखे कि उनका प्रतिनिधित्व चुनाव की प्रक्रिया में हो। शादी समारोह, अन्य समारोह, डीजे के लिए अनुमति कैसी रहेगी? इसमें कोलाहल अधिनियम का जो इन्फोर्समेंट होना है वो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार उसको किया जाना है। रात को 10 बजे के बाद में कोई भी लाउड स्पीकर से म्यूजिक नहीं बजेगा। सुबह 6 बजे के बाद ही वो बज पाएंगे। जो पोलिंग पार्टीज इसका अगर यूज़ करती हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, तो सुविधा ऐप के माध्यम से उनको इसकी अनुमति लेनी है और जो मापदंड उसमें निर्धारित किए जाने हैं उसी शर्तों के अधीन वो उसके बारात में डीजे बज पाएगा कि नहीं? ये कोलाहल अधिनियम के तहत वो सीमा, अगर व्हीकल माउंटेड है वो अलाउड नहीं है। तो आपका जो स्टैटिक जो म्यूजिक वगैरह है वो अगर उसकी साउंड की जो लिमिट है डेसिबल है उसके अंदर वो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत मैम 25 तारीख से पहले भिलाई इंद्रू पे बहुत सारे होली सेलिब्रेशन है, तो उनको अलाउ करेंगे कार्यक्रम? देखिए, सामाजिक और धार्मिक जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल चलते रहेंगे और हमारी पुलिस और प्रशासन की इसमें पूरी तैयारी है। आम जीवन, निर्वाचन की प्रक्रिया से आम जीवन प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होगा। बस आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अपेक्षा इतनी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कोलाहल अधिनियम के है या फिर आपकी गाड़ियों की स्पीड लिमिट्स है, इन सब का हम इस्तेमाल करें और होली पे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे हम अपना जो भी फेस्टिवल मना रहे हैं, नॉट जस्ट होली, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उसको हम सेलिब्रेट करें।